वहाँ तक रूल पहुँच गए थे, इट तक की बात हो गई थी। ठीक है, आज की क्लास में आगे के रूल पढ़ने हैं। इसमें अगले रूल को हम लाइन वाइज लिखेंगे, रूल के हिसाब से हमारा रूल कार्य शुरू करेंगे। जो है वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अक्सर ऐसा होता है कि लोग देयर देखकर हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी देयर के बाद आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सेंटेंस दिया जाए या बनाने के लिए दिया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा वो हेल्पिंग वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, बल्कि उसके आगे आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग आती है। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। यदि नाउन प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी देयर के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाते हैं। जब भी देयर से सेंटेंस शुरू होता है उसके आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो वो आगे आए हुए नाउन के अनुसार लगती है। ठीक है, अब वो चाहे जैसा हो, यदि नाउन हमारा प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और नाउन यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल बता रहा है कि देयर वाज या वर एन एम्परर ऑफ इस्तांबुल। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। ठीक है, सम्राट को एम्परर कहा जाता है। ठीक है, तो सम्राट किसी भी देश का हो एक ही होता है, आमतौर पर माना जाता है। तो हमेशा याद रखिए एन एम्परर एक प्रकार का नाउन है, जो कि कैसा नाउन है, तो याद रखिएगा ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन है तो सीधी सी बात है इसके साथ वर नहीं, क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि नाउन के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इस तरीके से जब हम देयर से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसके आगे आने वाला एन एलिफेंट किसी भी प्रकार का नाउन है। वो किस प्रकार का नाउन है, एन एलिफेंट किसी एक हाथी के बारे में बात हो रही है, जो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, जंगल में रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो एलिफेंट है ये नाउन है, और कैसा नाउन है, तो सिंगुलर, और ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाएगा, ना तो एम और ना तो आर। यानी हमारी पिछली सेंटेंस में एरर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी वर, और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वाज। इसी तरीके से नीचे देयर इज, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, एम और आर हो जाएगी एरर। ये सभी लोग समझ में, आप लोगों को पता हो गया होगा, आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, देयर इज आर एम, तीन ऑप्शन दे दिए गए हैं। एन एम्प्लॉई, अब ध्यान रखिएगा एम्प्लॉई लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये कैसा नाउन है, तो याद रखिएगा एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है, किसी भी कंपनी में यदि कोई व्यक्ति कार्मिक है, अर्थात वो कर्मचारी है, कार्मिक विभाग में काम करता है, तो उसे एम्प्लॉय कहते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो एस लगा देते हैं, बहुत सारे कर्मचारी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देयर इज आई एम आर एम्प्लॉय, यहाँ पर एन लगा दीजिए धोखे से। ठीक है, इन द बैंक हु नो अस। अब देखिए खुद ही आप बताइए, लिखा हुआ है एक कर्मचारी, एक कर्मचारी है ना, तो एक कर्मचारी देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। एक कर्मचारी सिंगुलर नाउन है और इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, तो इज हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर और एम गलत हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में एक चीज़ और गलत है। ये तो आपने पहचान ही लिया कि इसके साथ क्या लगना चाहिए, लेकिन इन द बैंक और आगे देखिए हु नो। याद रखिएगा जब भी कोई व्यक्ति सिंगुलर होता है तो उसके साथ SES का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई व्यक्ति प्लूरल बड़ी संख्या में कोई चीज़ें होती है तो उसके साथ SES का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई एम्प्लॉई भी हमें जानता है, लिखा हुआ नो अस, यानी वो हमें जानता है, तो वो जानता है ना, हम कितने भी लोग हुए, कोई हमें जानने वाला तो एक ही है। वो बैंक का जो कर्मचारी है वो कहीं किसी संस्था का कर्मचारी है तो वो तो एक ही हुआ, वो हम सबको जानता है, हम लोगों से क्या लेना देना, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो तो एक है ना। तो जब वो एक है तो वो सिंगुलर हुआ, और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली मेन वर्ब कैसी है, देखिए प्लूरल है। प्लूरल में SES का प्रयोग नहीं करते हैं और सिंगुलर में SES का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हु नोज अस। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीज़ें गलत थी इसमें, सिंटैक्स में बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप सभी लोग जानते हैं, सामने देख लीजिए, इसके उदाहरण को हम समझाएंगे ऐसे करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, तो जैसे वह खेलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ही प्लेज, सिंगुलर है ना, इसीलिए हम SES का प्रयोग करते हैं। वह खेलती है तो शी प्लेज, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब वे खेलते हैं तो याद रखिएगा दे प्ले होता है, ये तो सभी को पता है ना, क्योंकि हम जानते हैं आई, वी, यू और दे, इन चार लोगों के साथ कभी भी SES का प्रयोग नहीं किया जाता, तभी तो प्लूरल होते हैं।
और बाकी सभी सिंगुलर चीज़ों के साथ एस ई एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारा कर्मचारी एक है तो उसके साथ आने वाली मेन वर्ब भी तो सिंगुलर होगी। अगर नो करोगे तो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आया सबको। अब अगला, देयर वाज या वर अ क्लॉक नेम टाइटन। टाइटन नाम की एक घड़ी थी। अब देखिए, एक घड़ी थी, ध्यान से देख लीजिए, सिंगुलर है। अब देयर से सेंटेंस शुरू है। अक्सर लोगों को ये रहता है ना, समझ नहीं पाते हैं कि देयर से शुरू है तो हमेशा देयर वर लगाएंगे, देयर आर लगाएंगे, ऐसा नहीं। आगे आने वाली जो नाउन होती है उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो घड़ी कितनी है, एक, नाउन एक है ना, तो सीधी बात है हम वाज का प्रयोग करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा, जबकि वर गलत हो जाएगा। तो कितने लोग समझ पाए कि जब भी हमें देयर से सेंटेंस मिलेगा तो उसके आगे आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग अगर वो सिंगुलर होगी तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और प्लूरल होगी तो प्लूरल क्या देखना है। अगला रूल क्या कहता है, देखिए बुक वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे आप लोगों को। अगला रूल कहता है, ध्यान सुनना, पहले समझ लेना। अगला रूल कहता है कि जब भी कोई आपको एडजेक्टिव मिले, जैसे बाई चांस आप सभी लोग जानते हैं किसी आदमी का अमीर होना, किसी व्यक्ति का गरीब होना, किसी का सुंदर होना, ठीक है, किसी का अंधा होना, किसी का बहरा होना, किसी का गूंगा होना, ठीक है। तो धीरे 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 इस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं बहुत प्रकार की इस दुनिया में विशेषताएं या गुण, दोष, दशा, माप, अवस्था मौजूद होती हैं, इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरिटी से इस रूल को समझिएगा ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। जब भी हम किसी एक अमीर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, तो हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, जैसे हम कहेंगे अ रिच मैन। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। देखिए, रिच होना विशेषता है और किसी व्यक्ति का होना ये नाउन है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं मैन ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, और ए नाम का यहाँ पर लगा हुआ है आर्टिकल। सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक। अब एक चीज़ और समझिए, जब तक ये विशेषता, एडजेक्टिव कहने का मतलब तब तक बनी रहती है किसी एक आदमी के लिए जब तक इसके पीछे ए या एन में से कुछ लग रहा है और आगे कोई नाउन दी जा रही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बाई चांस आपको पूरी होल कैटेगरी या होल कास्ट या पूरे वर्ग के बारे में या पूरी क्लास के बारे में बात करनी है, सारे गरीब, सारे अमीर, सारे अंधे, सारे बहरे, सारे गूंगे, इस तरीके से धीरे 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 करके हमें पूरे पूरे विशेष वर्ग को ही अपने सेंटेंस में लेना है। तो दो काम होते हैं, सामने देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ये लिख दूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं आ रिच मैन लिखूंगा तो यानी मैं किसी एक अमीर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लिख दूंगा द रिच, जैसे मैं लिख दूंगा द रिच, इसका मतलब अमीरों का पूरा वर्ग, सारे अमीर एक साथ। जैसे ही इन एडजेक्टिव बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही उदाहरण में लिखे हैं, अगर इनके पहले द का प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब पूरे पूरे विशेष समूह से मतलब हो जाता है। और जब विशेष समूह बन जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। कितने बच्चे जानते हैं सर, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर हो, सॉरी प्लूरल होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप अपने सेंटेंस में सारे अमीरों के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बात का कतई आपको ध्यान रखना है कि आप आगे नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। कितने बच्चों को बात समझ में आई? क्योंकि आप एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप सभी के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही तुम कह दोगे द रिच मैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधी बात आपने कही सिंगुलर में, आधी बात आपने कही प्लूरल में, तो गलत हो जाएगा। फिर जब हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करनी है, जैसे एक अंधा व्यक्ति, तो अ ब्लाइंड मैन, तो एक व्यक्ति, और सारे अंधों के बारे में बात करनी है तो द ब्लाइंड, बस द ब्लाइंड में सारे अंधे आ गए। गूंगों के बारे में बात करनी है तो अ डम्ब मैन, तो ये गूंगा हो गया, एक हो गया, और द डम्ब यानी सारे गूंगे। एक बहरे के बारे में बात करनी है अ डीफ मैन, और सारे बहरे लोगों के बारे में बात करनी है तो द डीफ, बस। अब बात समझ में आई? इसके बाद मैन, गर्ल, वुमेन ये सब नहीं आएंगे।
अगर आप पूरे विशेष वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में, इसके बाद ये सब लगाया नहीं जाता। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटी सी गलती कर देंगे तो ये बहुत भारी गलती आप लोगों के लिए साबित हो जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगले रूल में देखते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस रूल को देखा और अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा कि जब भी हम किसी विशेष वर्ग के बारे में या पूरी पूरी क्लास के बारे में, वर्ग के बारे में बात कर लेंगे तो उसके लिए हम केवल द का प्रयोग करेंगे और उसे प्लूरल कह दिया जाएगा तब, और उसके साथ तब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। मैंने अभी बताया था आपको, अगर अ ब्लाइंड मैन लिखना है इसका मतलब है एक अंधा व्यक्ति, और जब सारे ही अंधे व्यक्तियों के बारे में बात करनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम पूरी विशेष क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, और तब हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो हमेशा द और उसके साथ हम पूरे क्लास के लिए केवल एक सिंगल वर्ड लिखेंगे जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, और उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई जाएगी? हमेशा प्लूरल लगाई जाएगी, ना कि सिंगुलर। अब देखते हैं, लिखा हुआ द वाइज इज यार एडमायर्ड एवरीवेयर। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा हर जगह प्रशंसनीय होते हैं, यानी उनकी जो तारीफ है वो हर जगह होती है। बात तो सही है भाई, बुद्धिमान जहाँ पहुँच जाएगा उसकी तारीफ वहाँ होगी। ऐसे हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें कहा भी गया है, हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें कहा भी गया है कि राजा का सम्मान जो है केवल एक जगह पे होता है, उसके देश में हो सकता है, लेकिन कहा जाता है जो विद्वान व्यक्ति है वो सर्वत्र पूजते, यानी हर जगह उसकी पूजा होती है। ठीक, सही कह रहे कि नहीं? वो हर जगह उसका सम्मान होता है, बुद्धिमान जहाँ कहीं भी चला जाए। सही कह रहे कि नहीं? इसलिए तो लिखा हुआ है वाइज। वाइज होना विशेषता है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ जैसे ही हमने द का प्रयोग कर दिया, यानी सभी बुद्धिमानों की बात हो रही है। इस पर ध्यान रखिएगा, ये सभी बुद्धिमानों की बात कर रहा है, और जब सभी बुद्धिमान आएंगे तो इसके साथ कभी भी इज नहीं आएगा, हमेशा आर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लगाएंगे। तो द वाइज आर एडमायर्ड एवरीवेयर। कितने लोगों को पहला सेंटेंस समझ में आया है? ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। पुअर यानी गरीब होना। अब लिखा हुआ है गरीब, अगर एक व्यक्ति होता तो अ पुअर मैन, लेकिन क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, द पुअर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम विशेष सभी गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विशेष वर्ग के बारे में, सारे गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति नहीं है, सारे ही गरीब हैं, तो हम क्या करेंगे कि द पुअर के हिसाब से क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। वाज हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? सिंटैक्स इनकरेक्ट बनेगा वाज, और करेक्ट बन जाएगा वर। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो द पुअर वाज मच सफर्ड इन हिज किंगडम। उसके राज्य में गरीबों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, यानी वहाँ के लोग बहुत सफर कर रहे थे। सफर माने यात्रा करना नहीं, सफर माने सहन करना, कष्ट उठाना। ठीक है, आगे रिच, आप सभी लोग जानते हैं अमीर, अमीर होना विशेषता गुण है किसी के प्रकार का। और याद रखिएगा एडजेक्टिव के अंतर्गत ये रिच आया हुआ है। जैसे अगर हम अ रिच मैन लिख देते तो ये सिंगुलर हो जाता, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आती, हेल्प जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिच और उसके पहले दा लगा हुआ है, तो ये बन गया सभी अमीरों के लिए। तो लिखा हुआ है द रिच वाज एवर वेरी क्रूअल ऑफ दैट सिटी। उस शहर के जो अमीर हैं वो बहुत क्रूअल हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। तो द रिच जो लिखा हुआ है वो क्या है? किसी विशेष क्लास के बारे में बता रहा है, सभी अमीरों के लिए बता रहा है, किसी एक अमीर के लिए नहीं, सभी अमीरों के लिए बता रहा है। और जब सभी अमीर हैं तो उनके साथ क्या आना चाहिए? वाज नहीं, वर आना चाहिए। ये वाज गलत हो जाएगा और रिच के लिए क्या आ जाएगा? वर। वेरी क्रूअल ऑफ दैट सिटी। ये भी समझ में आया सबको? नेक्स्ट आगे देखिए, द डीफ। अब देखिए डीफ माने होता है बहरा होना। अब कोई बहरा व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति हो तो अ डीफ मैन, लेकिन सभी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है, जितने भी बहरे लोग हैं जो सुन नहीं सकते या जिनकी सुनने की क्षमता क्षीण है, कम है, उनके लिए कहा जा रहा है। और जैसे हमने डीफ के पहले दा का प्रयोग कर दिया, यानी ये पूरा वर्ग बन गया, पूरे क्लास बन गई, सभी बहरों के लिए कहा जा रहा है, बहरे व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ध्यान सुनिएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं सर कैन जहां भी लगा हो तो वो प्लूरल और सिंगुलर मैटर नहीं करता। आप सभी लोग जानते हैं ना, मॉडल जैसे भी हैं, कैन, कुड लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है, ये सब कभी भी प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग कैंस या कैन में नहीं बदलते। प्लूरल के लिए भी कैन ही होता है और सिंगुलर के लिए भी कैन ही होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही लगा हुआ है, द डीफ कैन नॉट हियर। जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो सुन नहीं सकते। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, किसके कारण? सर हिज और हर डैमेज्ड ईयर, क्योंकि उनके जो कान है या हियरिंग ऑर्गन है, सुनने का जो अंग है कान, ये क्या होते हैं? डैमेज होते हैं। डैमेज माने विकृत होते हैं, खराब होते हैं, इस कारण उन्हें सही से सुनाई नहीं देता। यहाँ तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। कितने बच्चे ये जानते हैं सर जैसे ही आपने कहा द डीफ, ये पूरा समूह बन गया,
और जब ये पूरा पूरा समूह बन गया तो ये तो ना तो लड़का है और ना तो लड़की है, तो हिज और हर नहीं सर, देयर आएगा। पूछे क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दे में बहुत सारे लोग होते हैं, सही कह रहे कि नहीं? ये जो द डीफ है ये किस सब्जेक्ट को अपने अंदर समाये हुए है, किस प्रोनाउन को समाये हुए है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही शी इट दे, तो ये दे को समाये हुए है अपने अंदर। और दे के लिए कभी भी हिज और हर नहीं आता, दोनों ही ये गलत हैं। और क्या आना चाहिए यहाँ के लिए? सर यहाँ पर देयर आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतनी छोटी छोटी बातें। आप तो कहेंगे सर इसमें तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं गया। सर मॉडल में कुछ नहीं होता है सर, दोनों के लिए चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो उसके लिए हमेशा कह नहीं आता है। लेकिन नहीं, वो आपके दिमाग से खेलेंगे। अगर आप देखिए डीफ लगा हुआ है, इसका मतलब आपने संपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात की है जिनके सुनने की क्षमता कम है। तो जब सभी लोगों की बात हो गई तो वो दे नहीं हो गए बच्चों, सही बताइए, वो दे हो गए ना। और दे के लिए पॉजेसिव केस हमेशा देयर होता है, ना कि हिज और हर। अगर लड़का होता तो हिज होता, लड़की होती तो हर होता। लेकिन जब सभी बहरे लोग हैं तो दे हुए कि नहीं हुए? और दे के लिए हमेशा क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये वाला भी एग्जाम्पल क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आगे नेक्स्ट अगला देखिए, लिखा हुआ ब्लाइंड। ब्लाइंड माने होता है अंधा, ठीक है? अंधा व्यक्ति अगर कोई है तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड। अब जैसे एक व्यक्ति होता तो अ ब्लाइंड मैन, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? द ब्लाइंड, यानी संपूर्ण जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं या ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनके ग्रुप को कहा जा रहा है। और जब सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है तो सीधी बात, ये अपने आप में दे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप ध्यान से सुनिए, सभी बुद्धिमान भी दे हुए, कसम खा के कहो। नेक्स्ट, द पुअर भी दे हुआ, द रिच भी दे हुआ, द डीफ भी दे हुआ, द ब्लाइंड भी दे हुआ और द नार्सिस्ट भी दे हुआ। वो बाद में दिखाएंगे, पहले इधर देख लीजिए। ये सारे ही लोग तो समूह के लिए कह रहे हैं। अरे भाई एक आदमी थोड़ी ना है, पूरा पूरा ग्रुप है और ग्रुप शामिल है तो दे हो गया। सर एक व्यक्ति होता तो क्या होता प्रशांत? ही होता। अगर लड़का है, एक लड़की होती तो शी होता। लेकिन जब पूरा पूरा ग्रुप है तो वो दे का काम कर रहा है, और दे के लिए हमेशा पॉजिटिव केस देयर आता है, ना कि हिज और हर। सही। अब देखिए द ब्लाइंड शुड। अब आप सभी लोग जान गए कि शुड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है जिसकी ना तो प्लूरल से कोई वास्ता है ना तो सिंगुलर से। सिंगुलर के साथ भी शुड ही, प्लूरल के साथ भी शुड ही। आपने सुना है कभी शुड्स? कभी नहीं होता। सर वो तो सेम है। अच्छा है, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, हेल्प्ड बाई अस, ये सब सही। यानी ये पूरा सेंटेंस सही है, गलत कुछ भी नहीं। पूछे कैसे? सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। जो अंधे व्यक्ति हैं शुड बी हेल्प बाई अस, उन सब की सहायता हमें करनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्या हमें अंधे व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और जब करनी चाहिए तो सीधी बात है, चाहिए के लिए शुड लगता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, शुड बी हेल्प बाई अस, सीधी बात। और कैसा सेंटेंस बना हुआ है बता सकते हो आप लोग? पैसिव वॉइस, पता है ना? क्योंकि आप याद रखिएगा बायस तो लगा ही हुआ है, थर्ड फॉर्म भी लगी, और दूसरी चीज मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग। कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, याद आया? ये पैसिव में पढ़ाया था आप लोगों को। अब देखिएगा ध्यान से, तो द ब्लाइंड शुड बी हेल्प बाय अस, यानी पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो तुम्हारे दिमाग से खेलने के लिए उन्होंने कुछ गलत रखे हो, एक सही डाल दिया। बच्चा इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार देगा, बल्कि ये पहले से सुधरा हुआ है। आप देखो ध्यान से, द नार्सिस्ट। सर नार्सिस्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, दाग तो बाद में बात करेंगे। नार्सिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी ही तारीफ करे। इसका एक मुहावरा कहा गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की ही प्रशंसा करना। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना? खुद की ही तारीफ। सही कह रहे कि नहीं? तो ऐसे व्यक्तियों को नार्सिस्ट पर्सनैलिटी होती है, उनकी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। स्वयं की तारीफ करने वाले, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले, अपनी ही तारीफ करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? नार्सिस्ट होते हैं। अब देखो सामने क्या लिखा हुआ है, और जो खुद की ही तारीफ करेगा वो कभी दूसरों की तारीफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको थोड़ा सा लगेगा कि दुनिया मेरे लेवल में नहीं है। सही कह रहे कि नहीं? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द नार्सिस्ट। अब देखिए नार्सिस्ट होना एक व्यक्ति, अ नार्सिस्ट मैन, अ नार्सिस्ट वुमेन, इसका मतलब है एक नार्सिस्ट आदमी है, एक नार्सिस्ट वुमेन है। लेकिन लिखा हुआ है द नार्सिस्ट, यानी इस विश्व के सभी नार्सिस्ट, यानी दे हो गया अपने आप। भाई सभी लोग ले रहे हो तो सीधी बात है दे ले रहे हैं आप। विश्व के सभी नार्सिस्ट अब क्या है भैया बताइएगा? डज नॉट प्रेज द ब्यूटी, वो ब्यूटी अर्थात सुंदरता की प्रेज यानी प्रशंसा नहीं करते। अब ध्यान सुनिएगा, कितने बच्चे जानते हैं जब कोई चीज दे हो जाती है तो बताओ यहाँ पर क्या सही होना चाहिए? सर दे के साथ कभी भी डज नहीं आता, क्या आता है बेटा? डू आता है। ये गलत हो जाएगा और डू सही हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ आई? क्योंकि याद रखिएगा आई वी यू दे इन सब के साथ हमेशा डू लगता है,
द नार्सिसिस्ट यानी सभी व्यक्तियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कभी डज तो हो ही नहीं सकता। कितने बच्चे जानते हैं कि सर डज तो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, ही शी के साथ और किसी नेम के साथ, और जब हम सभी के बारे में बात करते हैं तो आई वी यू और दे इन सब के साथ हमेशा डू आता है। तो द नार्सिसिस्ट डू नॉट प्रेज द ब्यूटी। जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है या सारे नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं वो कभी भी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते, स्वयं की तो तारीफ करेंगे, दूसरों की सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते, ठीक है। और सीधी बात है, जब दूसरों की बात कर ली तो आप यहाँ पर एक चीज बढ़ा देते हैं, ब्यूटी ऑफ अदर्स। दूसरों अपनी तो सुंदरता की तारीफ करेंगे, मतलब दूसरों की ब्यूटी या अपनी सुंदरता की तारीफ नहीं करेंगे। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि जब भी कोई चीज कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल, देखो डू हमेशा प्लूरल होता है ना, सामने देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर डू हमेशा क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, सीधी बात। और अगर ये सिंगुलर होता, अ नार्सिसिस्ट मैन होता तो डज आता। अब जब सारे ही नार्सिसिस्ट हैं तो उसके साथ क्या समझना, कितने लोगों को बात समझ में आई है, क्लियर है सबको। रूल कह रहा है कि अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सेवरल ऑफ, इन सभी शब्दों के आगे, अमूमन इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों के आगे यदि आपको प्लूरल नाउन मिल जाता है तो इन प्लूरल नाउन्स के हिसाब से इनको हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर इन शब्दों के बाद आपको किसी प्रकार का नाउन प्रयोग करना है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि पेपर में सिंगुलर नाउन लिख के आया है तो आप उसको करेक्ट करके क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा इन शब्दों का मतलब ही बहुत में होता है, बोथ का मतलब दोनों से होता है, सेवरल का मतलब बहुत से होता है, प्लेंटी का मतलब काफ़ी मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। इन सभी शब्दों का अपने में ही प्लूरल मतलब होता है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही प्लूरल नाउन आ जाएगा इनके बाद हमेशा लगने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक। अब आगे की ओर देखते हैं, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देना है, जैसे द नंबर ऑफ अगर आपको मिल जाए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ आपको मिल जाए और इसके बाद अगर आपका प्लूरल नंबर आपके एग्जाम में आपको मिलता है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर द नंबर ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन मिल जाए तो इसको हमेशा सिंगुलर मानकर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस है बेटा, इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद यदि आपको प्लूरल नाउन भी मिलता है, अमूमन आपने क्या देखा है कि प्लूरल नाउन आपको मिलेगा तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा जो रूल है वो अलग है कि हम प्लूरल नाउन के मिलते ही हमेशा इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से डिनोट करते हैं या इसको मानते हैं। अब हम एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सारे एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पहला एग्जाम्पल है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए पहले ध्यान दीजिए, अगर बाई चांस पेपर में यहाँ पर स्टूडेंट लिख के आता है तो सबसे पहले आपकी चीज़ जो होगी सही करने की कि आप इसको स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको कैसा नाउन लेना है, प्लूरल नाउन लेना है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ या हैव, तो पता चला सर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ सही हो जाएगा और हैव सही हो जाएगा और हैज़ गलत हो जाएगा। तो हमारी एरर हो जाएगी हैज़ और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हैव पार्टिसिपेट इन द स्कूल गेम्स। बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, अलॉट ऑफ, बहुत सारे, ठीक है। बॉयज, अब देखिए यहाँ पर अगर धोखे से भी यहाँ पर बॉय लिखा होता तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बॉयज करेंगे, क्योंकि हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। बॉयज एक प्रकार का नाउन है कि नहीं है, कॉमन नाउन है। अब देखिए ध्यान से, वाज या वर फिल्ड द स्कॉलरशिप फॉर्म, तो पता चला सर ये प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, इसलिए वाज गलत हो जाएगा और वर सही हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला रूल, बोथ ऑफ द क्लासेस। देखिए दोनों ही कक्षाओं के बारे में बात हो रही, ना कि कक्षा के बारे में बात हो रही। दोनों ही कक्षाएं, मतलब अगर दो क्लासरूम्स हैं तो पहली और दूसरी दोनों मिलाकर, अब दोनों हैं तो सीधी सी बात है वो प्लूरल हो गई। अगर यहाँ पर क्लास लिखा होता तो इसे हम क्या करते, क्लासेस करते, और क्लासेस हो गया तो ये प्लूरल नाउन बन गया, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हैव सही हो जाएगा और हैज गलत हो जाएगा, बीन हेल्पर सिंस 2019। अब देखिए या 2019। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ, ठीक है, काफ़ी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। प्लेंटी ऑफ वार्स, वार माने होते हैं युद्ध, ठीक है, बहुत सारे युद्ध हैं। अब सीधी बात है, अब अगर यहाँ पर वार लिखा होता तो आप क्या करते, इसे वॉर्स करते पहले, और उसके बाद हम जानते हैं कि ये प्लूरल नाउन बन जाएगा, और प्लूरल नाउन होने पर इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव, और हैज़ हमारी एरर हो जाएगी। तो एरर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप हैज़ टिक करेंगे, करेक्ट पूछा जाता है तो आप हैव टिक करेंगे, बीन फॉट इन दिस फील्ड। नेक्स्ट अगला है, देखिए सामने, अ नंबर ऑफ यूजर्स। यूजर्स माने उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता, ठीक है। जैसे अगर
मेरे पास किसी प्रकार की सिम है तो मैं उस सिम का उपयोग करता हूँ, उपभोक्ता हूँ, ठीक है। तो यूज़र्स कहते हैं अ नंबर ऑफ यूज़र्स इज़ या आर कंप्लेनिंग हिज या हर कंप्लेंट। अब देखिए सीधी सी बात है, हमने कितनी बार आप लोगों से कहा है, जैसे पिछले रूल में भी अभी बताया था कि अगर पुअर कहा जाए तो इसका मतलब किसी एक गरीब व्यक्ति की बात हो रही है। अगर पुअर्स, अब देखिए द पुअर कहा जा रहा है तो ये यानी पूरा विशेष वर्ग है। और अभी हमने देखा था कि हिज और हर का प्रयोग नहीं करते, फिर उसके लिए दे हो जाता है और दे के लिए देर आता है। इसी प्रकार बहुत सारे यूजर्स हैं। अब सीधी सी बात है, तो बताइए यूजर में लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ खड़े हैं तो उन्हें दे कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, पहले ध्यान दीजिए, आर नंबर ऑफ यूजर्स, सबसे पहले तो आर होगा, इस गलत हो जाएगा, क्लियर। और इसके साथ आने के लिए हिज और हर दोनों इनकरेक्ट होंगे, और क्या आएगा सर, इसके लिए हमेशा देयर का प्रयोग करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? सही है। नेक्स्ट नीचे आइए, प्लेंटी ऑफ, काफी मात्रा में, कार्स लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कार्स यानी गाड़ियां, अब ज्यादा चीजें। तो सीधी बात है, जब प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए ध्यान से, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैव आएगा, हैज कट हो जाएगा। नीचे आइए, इनॉग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर लिखा हुआ है। तो जब बहुत सारी गाड़ियां हैं तो गाड़ियां तो वस्तुएं हुई ना। अब देखो लिखा हुआ द कार्स, अब सीधी बात है, कार पूरा पूरा समूह विशेष आ जाता है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ आ जाता है ना इन देयर डिमांड, बेसिस ऑफ, याद रखिएगा बेसिस ऑफ इन देयर डिमांड। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि उनके लिए कोई विशेष थोड़ी ना वर्ग है, तो देयर ही कहीं जाएंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे, सेवरल ऑफ। अब देखिए सेवरल ऑफ हमारी लिस्ट में है कि नहीं है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन मिलेगा, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेवरल ऑफ डिमांड्स, देखो डिमांड्स आ गया, डिमांड नहीं है, एक मांग नहीं है, बहुत सारी मांगे हैं। तो हैड बीन रेज्ड फॉर दैट जॉब। अच्छा सर, इसमें कुछ करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर ये पूरा पूरा सेंटेंस सही है। पूछिए क्यों? क्योंकि याद रखिए सर, सीधी सी बात है, हैड तो दोनों में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। कितने लोगों को जानकारी है आप लोगों को? सेवरल ऑफ डिमांड्स हैड, क्योंकि सिंगुलर में भी हैड और प्लूरल में भी हैड। क्या ये वाला भी आपको सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस समझ में आया होगा? अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखिए नीचे। अब देखिए द नंबर ऑफ की बात आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन अगर इसके साथ लगा हुआ है तो आप हमेशा इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मान के इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले सेंस देख लीजिए कि क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ पीपल, अब देखिए लोग आ गए इसमें, ठीक है, यानी ज्यादा लोग हैं, सीधी बात है, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। लिखा हुआ हैज या हैव बीन इन दिस मीटिंग फॉर दैट कंपनी। अब देखिए सीधी बात है कि हैज या हैव में से क्या लगाएं, सीधी बात है, इसे कंसीडर कैसे किया जाएगा, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, चाहे पीपल लगा हो। अब देखिए अच्छे अच्छे लोग अगर इस रूल को नहीं जानते हैं तो गलत कर देंगे, ठीक है। क्या माना जाएगा इसे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या लगाया जाएगा, हैज ना कि हैव, ठीक है। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक। अब अगला नेक्स्ट एग्जांपल, द नंबर ऑफ इंजीनियर्स। अब देखिए इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, तो वॉज या वर अवेलेबल इन दिस ऑफिस। अब देखिए सीधी बात है, द नंबर ऑफ के साथ यदि प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का रूप दिया जाता है या उसको माना जाता है, तो वॉज सही हो जाएगा और वर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको सारे नियम और रूल समझ में आए होंगे। अभी सिंटैक्स के रूलों की जो श्रृंखला है, जो नियमों की श्रृंखला है, रूल्स की श्रृंखला है, वो बहुत आगे तक जानी है, और धीरे धीरे अगली वीडियोस में हम उसको भी क्लियर करते रहेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आने वाली वीडियोस भी आप उतने ही अच्छे तरीके से देखें जितनी अच्छे तरीके से, तल्लीनता से आपने पिछली वीडियोस को देखा है, और लगातार उनकी प्रैक्टिस करते चलें। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये सारे नियम आप कहीं ना कहीं भूल सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियोज़ में मिलेंगे ताकि इन्हीं के नियमों के बारे में और चर्चा हो सके। तब तक के लिए अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षण में की तरफ से।